हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, फिर से आ गए हैं हम एक और सेशन लेके हमारे एमसीक्यूज का। लास्ट सेशन में बच्चों हमने 200 मतलब 100 पहले वाले में 100 सेकंड वाले में कुछ हमारे 200 एमसीक्यूज हो चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के। 100 एमसीक्यूज कुछ और हमारे रिमेनिंग है। ठीक है, लास्ट लेक्चर बहुत लंबा हो गया था हमारा एक्चुअली कुछ, बट क्या करें, क्वेश्चंस भी ढेर सारे थे और सबके पीछे के रीजंस भी बताना बहुत जरूरी था ताकि आपको अच्छे से दिमाग में आ सके। ठीक है, देखो किसी अच्छे जगह टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट गुड रिटर्न्स। ओके, यू विल गेट गुड रिटर्न्स फॉर श्योर। तो चलिए, आज के सेशन में हम हमारे जो एमसीक्यूज हैं, जितने भी हमारे एमसीक्यूज लेफ्ट ओवर रह गए हैं, उन सभी एमसीक्यूज को खत्म करते हैं और हमारा चैप्टर 1 को कंप्लीटली क्लोज करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर्स पे जहां पे हम उनके भी एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस, तो स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था, सिर्फ वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 201। लेट्स सी, क्रॉस इलास्टिसिटी। चलते 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 हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक आ चुके थे बच्चों चैप्टर में, जहां हमने प्राइस इलास्टिसिटी को खत्म करके हमने स्टार्ट किया था क्या, इनकम इलास्टिसिटी, अगर आपको ध्यान होगा तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 201 क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। तो क्वेश्चन है बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी पे कि क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड शुगर इज। ओके, अच्छा ये बताइए टी एंड शुगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है? सर ऑब्वियस सी बात है, टी एंड शुगर, चाय के बिना, चीनी के बिना चाय अधूरी है, तो सर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों याद करो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव, पॉजिटिव था, तो वहां पे आंसर प्लस में आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा था, नेगेटिव, तो मैंने कहा था अगर माइनस में आता है वैल्यू तो वो क्या होगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चलिए बताइए क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड शुगर इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, व्हाट विल बी द आंसर? तो हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। कैसी रहती है, नेगेटिव, व्हिच मींस लेस देन 0, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए, 201 का ए। क्लियर है बात? देन 202, गुड्स हैविंग नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो क्या होंगे वो, मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मोस्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स या ऑलवेज सब्स्टिट्यूट गुड्स? तो बेटा ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसका आंसर होगा, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा है तो। प्राइस इलास्टिसिटी पूछा हो तो फिर वो चीजें अलग जाएंगी, ध्यान रखना। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा है और अगर नेगेटिव में आंसर है तो हमेशा वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। क्लियर है बात? यानी इसका आंसर क्या होगा, बी, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ 203, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑलवेज इंप्लाइज दैट गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो नीचे आ गई वो वाली बात, इन नेचर दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एफ, यानी इसका आंसर क्या है, ए, 203 का ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 204, गुड्स हैविंग जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी देखो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है बच्चों कब, व्हेन द कमोडिटीज आर रिलेटेड। ठीक है, जब दो कमोडिटीज रिलेटेड हो, रिलेटेड यानी या तो सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, तब उनके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी निकलती है। और हमने एक बात देखी थी, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, इट मींस दैट दे आर नॉट रिलेटेड गुड्स, दे आर नॉट रिलेटेड गुड्स। तो देखते हैं गुड्स हैविंग जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स या ऑल ऑफ द अबव? तो मैंने बताया दे आर नॉट रिलेटेड गुड्स, यानी कि दे आर अनरिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के केस में कभी भी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, व्हेन बोथ द कमोडिटीज आर अनरिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 204 का बी। 205, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव, ए। 206, एक बार ध्यान रख, सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है पॉजिटिव, और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो एक दूसरे के, क्या हो बच्चों, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है बच्चों इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ इफ द कोएफिशिएंट of cross elasticity of demand of x for y is 3, it means that x and y are, मतलब अरे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है दो गुड्स के बीच का, वो दो गुड्स कौन कौन से हैं, x और y,
और क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या दे रखी 3। तो बताइए एक्स और वाई क्या है बेटा, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, क्योंकि प्लस में आंसर है यानी वो क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। 207 when cola companies Coke and Pepsi introduced colas in mini bottles at a low price, the demand for tea and coffee is small. Tea stalls declined drastically. In small tea stalls, ठीक है। The cross elasticity between the colas and tea or coffee is, देखिए क्या हुआ, जब कोला ने क्या करा, छोटी छोटी कोको कोला की बोतल को इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी कम प्राइस पे, तो उससे क्या हुआ उसका असर ये हुआ कि टी और कॉफी की जो डिमांड थी वो क्या हो गई, कम हो गई। इसका प्राइस, कोक का प्राइस गिरा, टी की डिमांड गिरी, दोनों के बीच में क्या है पॉजिटिव रिलेशन, दोनों क्या हुए डिक्रीज हुए, यानी कि दोनों गुड्स क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टी एंड कॉफी इज पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है। 207 का बी क्लियर है। नाउ 208 if two products are substitute goods, the value of cross elasticity will be, substitute goods के केस में कैसे आती है वैल्यू, प्लस आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसका आंसर क्या है 208 का बी पॉजिटिव। 209 the cross elasticity of demand between two perfect substitutes, तो मैंने बताया था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आंसर क्या होगा इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। 209 का बी इन्फिनिटी स्टोन्स विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 210। 210 क्या बोल रहा है बच्चों, 210 हमको बोल रहा है कि सर गुड्स हैविंग पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेम बार बार वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं ताकि हमको हर जो तरह का जो क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस हो जाए। सर इसका आंसर मोस्टली या ऑलवेज, बेटा ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, यानी डी। नाउ 211 211 suppose a department store has a sale on its silverware, ठीक है। if the price of a plate setting is reduced from 300 to 200 and the quantity demanded increases from 3000 to 5000, plate settings, now what is the price elasticity of demand for that item? अभी बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई बिलीव। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन जो हमने ऊपर अभी क्या हमने मतलब लास्ट सेशन में किया ही था, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली थी हमने, हाँ, अगर चाहो तो वापस निकाल के कर सकते हो, सिंपल सा रहेगा फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। तो चेंज अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड में निकालेंगे तो आएगा 5000 माइनस 3000 यानी 2000, तो 2000 अपॉन 100 इनटू पुराना प्राइस क्या था 300 अपॉन पुराना क्वांटिटी कितना था 3000, तो 2000 अपॉन 100 लिख लेते हैं, चलिए इसको, ये हो गया हमारा 2000 अपॉन 100 इनटू पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। यही था, हाँ सर यही था। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, तो इसका आंसर क्या है बी, क्लियर है। नाउ 212, ये भी सीडी वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं आई बिलीव, है ना। इलास्टिसिटी तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड का सिंपल आपका फॉर्मूला रहेगा और उसका आंसर आ जाएगा। अ स्टोर हैज अ स्पेशल ऑफर ऑन सीडी, इट रिड्यूसेस द प्राइस फ्रॉम 100, प्राइस रिड्यूस हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी, इजी क्वेश्चन है कर लोगे, ठीक है। मैं स्किप कर रहा हूँ, सिंपल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिंपल आपका फॉर्मूला रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का। चाहो तो वीडियो को पॉज करके फिर खुद से करके देख लो। 213 if a shop raises the price of a product from 60 to 100 the quantity demanded falls from 400, तो ये भी सेम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बच्चों हम ऑलरेडी पिछले वाले सेशन में कर चुके हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं भी आता है तो बच्चों कर लो, सिंपल फॉर्मूला डाल के
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। अब बुक सेलर एस्टिमेट इंक्रीज फ्रॉम 60 to 70 बुक डिमांडेड द बुक, ठीक है भी हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा नए पैटर्न का, तो ये मैं करा देता हूँ आपको। सेम पैटर्न की क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कहा स्किप कर दिया। मैंने ऑलरेडी आपसे बात बोल रखी है, जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा तो वो मैं स्किप कर दूंगा। अभी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा नया पैटर्न का, ये मैं कराता हूँ आपको। यहाँ 215 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज 1। इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1, एंड न्यू क्वांटिटी दे रखा है आपको न्यू क्वांटिटी। व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी निकालनी है, Q1 निकालना है आपको, इसमें Q1 निकालना है। प्राइस 15 से 10 हो गया, यानी पुराना प्राइस P0 P1 दोनों दे रखे हैं, एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी यानी Q0 भी दे रखा है। आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है Q1। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। आ जाइए लगाइए फॉर्मूला, ED इक्वल्स टू नेगेटिव में चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इंटू P0 अपॉन Q0, है ना। करें चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q0। Q1 तो हमको फाइंड करना है सर, Q0 क्वेश्चन में हमको दिया है, कितना दिया है, Q0 हमको दिया है 10 क्या दिया है 10, ठीक है, अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना है बच्चों, सर प्राइस था चेंजेस फ्रॉम 15 to 10, 15 से 10 हो गया, ठीक है। प्राइस चेंजेस फ्रॉम 15 to 10, 15 था प्राइस, अब 10 हो गया, यानी 10 माइनस 15। और ईडी का वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है आपको। P0 पुराना प्राइस 15 से 10 हो गया, पुराना प्राइस 15 था, पुराना क्वांटिटी 10 था। चलिए सॉल्व करते हैं। Q1 माइनस 10, इधर आएगा माइनस का 5, 15 अपॉन 10 माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, ओके। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे बचता है बच्चों Q1 माइनस 10 अपॉन 10, और ये 3 मल्टीप्लाई का यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा ऐसा कुछ इधर 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है थोड़ा बहुत, तो 10 को ले जाइए उधर, यहाँ पे आएगा 3Q1 माइनस 10, ओह सॉरी 30, 3 10 30 आएगा ना, इसलिए एक मिनट। यस तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इधर 30 इधर जाएगा, एंड दिस विल बी 3Q1। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 40 इक्वल टू 3Q1। ओह, तो न्यू क्वांटिटी विल बी 40 अपॉन 3। ये क्या चीज़ है 40 अपॉन 3। ये 40 अपॉन 3 अगर आप करते भी हैं तो इट विल बी 13.33 समथिंग। तो नया क्वांटिटी 13.33 पॉइंट्स में तो होगा नहीं, ठीक है, कभी क्वांटिटी पॉइंट्स में तो आएगा नहीं, है ना। आएगा तो पूरा होल डेसिमल आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। अभी देखते हैं, एक बार चेक करते हैं हमारे ऑप्शन को क्या हमको गिवन है। तो व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 to 10, क्वांटिटी 15 28 12 अपना आ रहा है 13.3। ये क्या लपड़ा है, इलास्टिसिटी और डिमांड बता रहा है 1। इट मीन्स कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज तुम्हारा क्वांटिटी में आएगा। अभी अगर हम प्राइस को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो हमारा प्राइस 15 से 10 हो गया, कितना हो गया 15 से 10, तो कितना परसेंटेज चेंज आया प्राइस में, तो वो हम निकालने बैठे हैं। तो 10 माइनस 15 यानी 5 अपॉन 15 इंटू 100 यानी 33% का चेंज आ रहा है, यानी 33% का प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो 33% से क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा होगा, तो 10 का 33% इज 3.33। हाँ तो 13.3 सही है बच्चों। तो बच्चों एक काम कीजिए, इसमें क्वेश्चन अभी जो आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हमको ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन सही मान के चल रहे हैं तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, या समझो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन के फ्रेमिंग में गलती है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग में गलती है। तो हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है बच्चों वो कितना लेके चल लेते हैं, हम हमारा राइट आंसर यहाँ पे 13 लेके चलते हैं।
ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन में वो ऑप्शन गिवन नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग में एरर है बच्चों, बट जो सॉल्यूशन होगा उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है बच्चों कितना रहेगा 13.3, यानी कि हम कितना लेंगे, हम लेंगे 13 यूनिट्स। ओके, चलिए चिंता मत कीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के फ्रेमिंग में आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 216, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं बच्चों। व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी इफ ओरिजिनल प्राइस इज 5, क्वांटिटी यानी ओरिजिनल क्वांटिटी इज 8 एंड चेंज्ड प्राइस इज 6 एंड चेंज क्वांटिटी इज 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, नहीं कर सकते, सिंपल सा। देखो क्या बोल रहा है, ओरिजिनल प्राइस एक मिनट नहीं, कहीं कर लेते हैं साइड में। ये बोल रहा है दैट द ओरिजिनल प्राइस P0 is 5 and Q0 was 8 and P1 is 6 and Q1 is 4। तो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। Q1 माइनस Q0 यानी 4 माइनस 8 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू पुराना प्राइस अपॉन पुराना क्वांटिटी। आगे नेगेटिव का साइन ऑलरेडी रहता है, यहाँ पे माइनस माइनस अगर नेगेटिव आता भी है, माइनस का 4 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 8, ये कैंसिल हुआ, 5 अपॉन 2 होता है 2.5, तो इसका लास्ट डिमांड कितना रहा है 2.5, तो इसका आंसर क्या होगा ए, 216 का ए, दैट इज 2.5। ओके, नाउ 217, जनरली सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, सप्लाई, अब बच्चों डिमांड हो गया पूरा, डिमांड खत्म हो चुका है, अब हम आगे हमारे सप्लाई वाले चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर 1 में आपका सप्लाई भी है, डिमांड भी है और फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी है, तो डिमांड हो गया, अब हम आ गए सप्लाई पे। चलिए, जनरली अब तुमको यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लगाना, लॉ ऑफ डिमांड मत लगाने बैठ जाना। ठीक है, अब सप्लाई का क्वेश्चन है। जनरली सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल डैश बी इफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स अदर देन एक्स इंक्रीजेस। मतलब बताइए सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स विल, एक्स की सप्लाई में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स अदर देन एक्स इंक्रीज, मतलब एक्स को छोड़ के बाकी के जो गुड्स हैं, एक्स को छोड़ के बाकी के जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएं, उनका प्राइस अगर बढ़ जाता है, एक्स को छोड़ के बाकी के जो प्राइस है उनका प्राइस क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, तो बताइए सप्लाई एक्स की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा अभी। तो बच्चों विल लोअर बी, हाँ, तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या होगा, समझो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा होता है, यदि मेरे कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस इंक्रीज कर लिया है तो मैं भी क्या करूंगा, आज नहीं तो कल अपना प्राइस इंक्रीज कर लूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग अभी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कम है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं अभी सप्लाई थोड़ी कम कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं अपनी सप्लाई तब बढ़ाऊंगा जब मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अभी क्योंकि मेरा प्राइस कम है तो मैं अपनी सप्लाई क्या कर लूंगा, डिक्रीज। तो इधर आंसर रहेगा हमारा सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल बी लोअर, 217 का बी। नाउ 218, जनरली सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स विल बी डैश इफ द प्राइस ऑफ गुड्स अदर देन एक्स डिक्रीजेस। इस बार क्या हो रहा है, सामने वाला कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका मतलब मुझे भी अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, मार्केट में बने रहना है। तो अभी मेरा प्राइस क्या है, ज्यादा है, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अगर आपका प्राइस ज्यादा तो आपकी सप्लाई भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो उस अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा प्राइस अभी ज्यादा है, मुझे पता है मुझे आगे जाके अपना प्राइस कम करना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि अभी जब मेरा प्राइस ज्यादा है ना, मैं उस ज्यादा प्राइस पे क्या करूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी क्या कर सकूँ, सप्लाई कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी सप्लाई को क्या कर लूंगा बच्चों, बढ़ा लूंगा, यानी ग्रेटर देन रहेगी यहाँ पे। इसका आंसर रहेगा सी, 218 का सी। नाउ 219, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, देखिए क्या हुआ, एक प्रोडक्ट था उसका सप्लाई डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि बेटा जो उसका रिलेटेड गुड्स था ना उसका प्राइस क्या हुआ था, इंक्रीज। अब यहाँ पे हम बिठाइए ताल्लुक, रिलेशन बिठाइए, देखो कॉम्पिटिशन यानी सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में क्या होता है कि एक ने अपना प्राइस बढ़ाया, एक ने अपना प्राइस क्या किया, बढ़ाया, तो मैं क्या कर लूंगा, अपनी सप्लाई कम कर लूंगा, यानी इनवर्स रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड में चलता है पॉजिटिव,
सप्लाई के केस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही हुआ है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है कि सप्लाई तो हो गई है डिक्रीज, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या हुआ था, इंक्रीज। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो ऑप्शन हैं आपके, कस्टमर्स स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ अदर गुड्स, those goods become relatively more profitable to the firm to produce and sell, या customers preference and taste will change, या producing firms profit motive changes। तो बताइए इनमें से क्या रीजन हो सकता है? तो समझो बच्चों, जब हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि दूसरे वाले ने अपना प्राइस क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया था। तो बताइए इसमें क्या आंसर सही है? तो पहला क्या है, कस्टमर स्टार्ट्स डिमांडिंग मोर ऑफ अदर गुड। अरे सामने वाले का प्राइस इंक्रीज हो गया तो तुम क्या पागल हो क्या जो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे? नहीं ना, तो ए तो नहीं है। बी, दोज गुड्स बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल। ये बिल्कुल प्रॉपर रीजन है कि भैया जिस गुड्स का प्राइस बढ़ा ना, वो अब क्या हो गए, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए हैं। ठीक है, वो गुड्स क्या हो गए, हम ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए कि उनको प्रोडक्शन करके अगर बेचें तो उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है क्योंकि उनका प्राइस बढ़ गया है। और जो मैं प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी बेच रहा हूँ उसका तो प्राइस क्या सेम ही है, तो उसको उस पर मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं होना है, बल्कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है उससे मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस इज द रीजन कि मैंने अभी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई को क्या कर लिया है, कम कर लिया है। ठीक है, तो 219 का आंसर क्या है, बी। नाउ नेक्स्ट 220, if there is an increase in the price of factors of production, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जिनका मदद लेके आप प्रोडक्शन करते हो, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमारी कॉस्ट निकलती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी लेबर थी उसने अपने वेज रेट को बढ़ा दिया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा अब। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 220 का ए। नाउ 221, if there is a decrease in the price of factors of production तो cost of production will decrease। 221 का बी। नाउ 222, 222, 222, other things being equal, बाकी चीजें कांस्टेंट रहने दो, if the cost of production of a commodity is higher तो quantities thereof will be supplied to the market। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये बोल रहा है बाकी चीजें कांस्टेंट रहने दो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट की क्या हो रही है, ज्यादा पड़ रही है, हाई हो रही है, समझ रहे हो, किसी प्रोडक्ट को बनाने में मेरी कॉस्ट क्या लग रही है, अब ज्यादा लग रही है। समझो बच्चों, रीजन सुनना, अब पहले इसका वो समझो पीछे का। जब बच्चों किसी चीज को बनाने के पीछे जब उसकी कॉस्ट जो होती है ना वो ज्यादा लगती है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, तो बच्चों प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो जाता है। तो बताओ मुझे, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ाना चाहेगा या कम करना चाहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो बताओ मुझे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सप्लाई को हम क्या करेंगे, कम करेंगे बढ़ाएंगे? सर सीधी सी बात है, सप्लाई कम करेंगे ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो मैं तो चाहूंगा कि उस समय मैं कम प्रोडक्शन करूं और कम बेचूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा कि सर लेसर यानी लोअर क्वांटिटीज thereof will be supplied to the market, कम क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई की जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है। ठीक है, तो 222 का आंसर क्या है, बी। नाउ 223, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लोअर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रहा है यानी इस बार मेरे पास चांस है मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करूंगा तो बताओ सप्लाई को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा कम करूंगा? सीधी सी बात, सप्लाई बढ़ेगी यानी इस बार सप्लाई क्या होगी, ग्रेटर। सी 223 का सी। नाउ 224, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस लीड्स टू। इन्वेंशन और इनोवेशन करने से क्या होता है बताइए? लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हाँ बच्चों दिस इज पॉसिबल। प्रोडक्शन ऑफ मोर और बेटर गुड्स, हाँ बच्चों दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो बेटा इसका आंसर बोथ ए एंड बी। अगर आप कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया इनोवेट करते हैं, तो कुछ नया अगर आप इन्वेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ताकि पहले से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। तो इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों मतलब है, या तो ऐसा होगा कि पहले से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना पाओगे, या फिर पहले से कम कॉस्ट आपकी लगेगी। तो दोनों ही इसके आंसर बिल्कुल सही है। तो 224 का सी, बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। ओके, समझते हो क्या चल रहा है? ओके, समझते तो अच्छी बात है। नाउ 225, other things being equal if the state of technology in relation to a commodity increases, यानी अब आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, बाकी चीजें कांस्टेंट है, बट अब क्या हो गया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है, यानी आप अब क्या कर रहे हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। तो बताओ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने का फायदा होगा ना, क्या फायदा होगा?
तो बताइए फायदा होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो फायदा होगा, यानी या तो ज्यादा मतलब सेम कॉस्ट पे क्या कर पाओगे, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाओगे, यानी आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर क्वांटिटीज देयर ऑफ विल बी सप्लाइड, यानी इसका आंसर रहेगा हमारा सी। नाउ 226, as per law of supply, other things being equal, there is a direct relation between price and quantity supplied. Okay, 226 का A. Now 227, dash shows the quantity of a product a producer or seller wish to sell at a given price level. बताइए कौन बताता है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व बताता है या सप्लाई कर्व बताता है या मार्जिनल या टोटल प्रोडक्ट? ऑब्वियसली सप्लाई कर्व विल शो दी क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सप्लाई कर्व 227 का बी। 228, जनरली द सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज क्वांटिटी भी बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इसका आंसर है सी, 228 का सी। नाउ 229, जनरली द सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, बात ही खत्म, 229 का ये। 230, इन केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई नहीं बोला, क्वांटिटी सप्लाइड बोला है, द पोजीशन ऑफ द सप्लाई कर्व रिमेन्स द सेम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि अगर क्वांटिटी सप्लाइड सेम है तो सप्लाई कर्व पे क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट, तो सप्लाई कर्व तो वहीं का वहीं रहेगा, बस उस पे क्या होगा, मूवमेंट, तो सप्लाई कर्व विल बी द सेम, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 230 का ए। नाउ 231, increase in quantity supplied due to change in price also be called as expansion of supply, increase in quantity supplied increase हो रही है, तो this will result in contraction of supply, oh sorry extension यानी expansion of supply। okay, now next 231 तो हो गया, 232 की बात करते हैं, increase in quantity supplied due to change in price may also be called expansion, increase, तो इसका भी 232 का भी। 233, when more units of the product are supplied at a higher price it is called, जब हायर प्राइस पे क्या हो बच्चों, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, चेंज इन सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? बताइए क्या होगा आपका आंसर, व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, as price increases quantity supplied will also increase, यानी प्राइस बढ़ता जा रहा है और आप भी क्या कर रहे हो, सप्लाई को बढ़ाए जा रहे हो, यानी ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, और मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है व्हेन प्राइस बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन, इसका आंसर भी एक्सपेंशन है, 233 का डी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है क्यों, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड कम क्यों होती है, क्योंकि प्राइस कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नहीं, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न, यस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 234 का बी। 235, when higher quantities are supplied due to changes in factor other than price, when higher quantities, पहले से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, कब, ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के, प्राइस की वजह से नहीं हुआ इस बार, प्राइस को छोड़ के क्या हुआ, बाकी की मतलब प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस तो सेम ही है, बट दूसरे फैक्टर में चेंज आने की वजह से क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, यानी सप्लाई बढ़ चुकी है आपकी, तो बताइए इट विल रिजल्ट इन फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सप्लाई, ना कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या कह रहा है, अरे सप्लाई बढ़ रही है, कब, ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, नाउ यानी इसका आंसर डी होगा। 236, व्हेन लोअर क्वांटिटी सप्लाई हो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इट विल लोअर क्वांटिटी यानी इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन सप्लाई, इसका आंसर क्या होगा, सी। 237, which of the following factors will not result in the shifting of supply curve for software packages, बताइए इनमें से कौन सा एक रीजन है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक रीजन है जिसकी वजह से शिफ्ट नहीं आएगा, शिफ्ट कब आता है, when there is a change in factor other than price, तो बताइए इसमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से शिफ्ट नहीं आएगा, देखते हैं। ए, इंक्रीज इन दी वेजेस ऑफ कंप्यूटर, अगर वेजेस अगर बढ़ गया कंप्यूटर प्रोफेशनल का, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस, तो उसकी वजह से शिफ्ट आएगा, ए तो बिल्कुल सही है, मतलब शिफ्ट आएगा ए की वजह से, तो और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है किसकी वजह से नहीं आएगा,
नाउ बी, गवर्नमेंट टैरिफ, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया यानी फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इसकी वजह से भी शिफ्ट आएगा। सी, फॉल इन द प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, अरे सॉफ्टवेयर पैकेज की सप्लाई के लिए पूछ रहा था, सॉफ्टवेयर पैकेज का प्राइस कम हो गया। अगर प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी कम होता है तो क्या आता है, मूवमेंट आता है, ना कि शिफ्ट आता है ना, मूवमेंट आता है ना, तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, इसकी वजह से शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या आएगा, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। 237 का सी। नाउ 238, an increase in the supply of a product is caused by, मतलब सप्लाई इंक्रीज कब होती है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई नहीं बोल रहा है बच्चों, यहाँ इंक्रीज इन सप्लाई बोल रहा है ना, शिफ्ट की बात कर रहा है। तो बताइए सप्लाई इंक्रीज कब होगी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है। फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस गिर गया, अभी सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस गिर गया तो मैं अपनी सप्लाई बढ़ाऊंगा, हाँ बिल्कुल बढ़ाऊंगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस गिर गया यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ाऊंगा। तो ये सभी के सभी, ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, यानी इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, डी। ठीक है, नाउ 239, 239 क्या है बच्चों देखें। नाउ नेक्स्ट 239, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय, सप्लाई कब बढ़ेगी यानी शिफ्ट, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट कब आएगा सप्लाई में, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए, हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है ना, ये तो सही है। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ ये भी सही है। सब्सिडीज बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया कम यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी तीनों अगेन तीनों के तीनों रीजन है जिनकी वजह से इंक्रीज होगी सप्लाई, ने इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दीज। 239 का भी डी। नाउ 240, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय, अगेन इंक्रीज किसकी वजह से आएगा, इन्वेंशन इनोवेशन, हाँ रिडक्शन इन कॉस्ट, हाँ रिडक्शन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाँ इसका भी क्या है, ऑल ऑफ दीज। 240 का भी डी। नाउ 241, इस बार डिक्रीज का पूछ लिया, चलो शुक्र है भगवान का, डिक्रीज का भी पूछ लिया, नहीं तो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। नाउ अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय, सप्लाई डिक्रीज किसकी वजह से होगी, टेक्नोलॉजी ऑफ फैशन चेंज मेकिंग द कमोडिटी आउटडेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आने से कमोडिटी क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, तो आउटडेटेड हो गई तो ऑब्वियसली बात है उससे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। दिस इज अ ट्रू जेन्युइन, तो हाँ इसकी वजह से हमारी सप्लाई कम हो सकती है। नाउ सेकंड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इनवर्स रिलेशन है, हाँ सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसके आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नाउ 242, इफ क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 60%, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, 60% से बढ़ गया, फॉर अ 50% इंक्रीज इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए। अरे देखो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया कितने से, 60% से, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 50%, तो 60% अपॉन 50%, 6 अपॉन 5 मतलब 1.2 इज योर आंसर। सर प्लस का या माइनस का बेटा, सप्लाई के केस में कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, तो इसका आंसर किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस 1.2। ओके, 242 का बी, 242 का कितना आएगा बच्चों, बी। नाउ 243, इफ प्राइस इज 15, ओके क्वांटिटी सप्लाइड इज 150, ठीक है, if price is 25, quantity supplied is 300, ठीक है। compute price elasticity of demand using arc method, arc method यूज करके करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले सवाल मन में आया, सर ये आर्क मेथड क्या होता है, सर परसेंटेज मेथड तो पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, ये आर्क मेथड क्या है, बट बच्चों आर्क मेथड कुछ भी नहीं है, देख लो एक बार को बता देता हूँ। आर्क मेथड में ऐसा है बच्चों, जब आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया है कि प्राइस इंक्रीजेस या प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस चेंजेस या क्वांटिटी डिक्रीजेस इंक्रीज या क्वांटिटी चेंजेस, जब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से वैल्यू देता है कि भैया प्राइस 15 था तो क्वांटिटी 150 थी, प्राइस 25 था तो क्वांटिटी इतनी थी। अब इसमें ये नहीं बोला कि प्राइस इंक्रीज हुआ या प्राइस डिक्रीज हुआ, देख लो कहीं भी नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन को जहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस चेंजेस ऐसा वर्ड नहीं दिया है और फिर स्टिल सारे फिगर गिवन है, तो ध्यान रखना बच्चों वहां पे आपका
आर्क मेथड ही लगेगा, आर्क मेथड से आंसर निकलेगा, वहां पे आप सिंपल आपका वो वाला मेथड यूज में नहीं ले सकते हैं, परसेंटेज मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्क मेथड, सर अब आर्क मेथड का फॉर्मूला तो बता दो, ये सब तो ठीक है, आर्क मेथड का है, तो बच्चों आर्क मेथड का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0, ठीक है, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन Q1 प्लस Q0, ओ Q0, ठीक है, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P1 P0 अपॉन Q1 प्लस Q0, दिस इज द फॉर्मूला इलास्टिसिटी। जब कब यूज में लेंगे फॉर्मूला, जब ना तो इंक्रीजेस दिया है, ना डिक्रीजेस दिया, ना चेंजेस दिया है, सिंपली दो अलग अलग वैल्यू दी है, वहां पे हमको करना है, तो मेथड रहेगा अपना आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या है, लिख लो Q1 माइनस Q0 अपन P1 माइनस 0 इंटू P0 अपन Q1 माइनस Q1 प्लस Q0, सिंपल। अब क्या कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो Q1 क्या था बच्चों, व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी, सर न्यू क्वांटिटी है हमारी, न्यू क्वांटिटी कितनी है 300, न्यू क्वांटिटी कितनी है 300, तो 300, पुरानी क्वांटिटी थी 150 अपॉन प्राइस, प्राइस कितना था बच्चों 25 और 15, ओके 25 15 इंटू 25 15 अपॉन 300 प्लस 150, यहाँ पे आया हमारा 150, यहाँ आया हमारा 10, यहाँ आया हमारा 40 और यहाँ हमारा 450, 150 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 4/3 हमारा आंसर आया। 4/3 अगर कुछ पॉइंट्स में आना चाहिए आपका आंसर, 4/3 अभी आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कितना आएगा, 4 डिवाइड बाय 3, ये आंसर है हमारा 4 डिवाइड बाय 3 1.3 होता है, यस 4 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1.3। ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं हमको, ऑप्शंस अवेलेबल है हमको, व्हाट इज दिस, ऑप्शंस में 1.3 तो है ही नहीं, ये क्या हुआ, वापस चेक करते एक बार, कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुआ है हमसे। 15 और 150 हमारा, ओके पुराना क्वांटिटी था 25 और 300, एक मिनट देखते हैं बच्चों, चेक करते हैं, 300 माइनस 150, ओके सही है, और 25 माइनस 15 ये भी सही है, इंटू 25 प्लस 15 अपॉन 300, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, बिल्कुल सही है, 450 ये भी सही है, 150 सही है, 10 ये भी सही है, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 3 45, हाँ बिल्कुल सही है, 4/3 1.3 इज द राइट आंसर। बच्चों आंसर करेक्ट कर लो, यहाँ पे 1.3 आएगा इसका आंसर, ना कि 1.9, और प्लस में आएगा आंसर, कमाल की बात तो ये है, प्लस 1.3 विल बी योर आंसर, ओके। अभी आंसर से ज्यादा जरूरी बच्चों ये आर्क इलास्टिसिटी मेथड है जो आपको यहाँ पे सीखने को मिला, ये होता है हमारा फॉर्मूला आर्क इलास्टिसिटी मेथड का, ठीक है, ओके चलिए। नाउ नेक्स्ट, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल्स टू परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी ई, यानी ई में तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, परफेक्टली इनइलास्टिक यानी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, यानी ई एस इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0, 244 का बी, 245, if as a result of change in a price the quantity supplied of a product remains unchanged, प्राइस तो चेंज हुआ बट क्वांटिटी सप्लाइड क्या रह गई अनचेंज्ड, तो बताइए क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल सही। अभी तो इसका आंसर होगा ए, इलास्टिसिटी सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी आपके मन में सवाल आया सर परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों, इनइलास्टिक भी तो बोल सकते थे बेटा, उसने बोला कि सप्लाई चेंज ही नहीं हुई है, इनइलास्टिक में सप्लाई चेंज होती थोड़ी बहुत तो चेंज होती, पर यहाँ बोल रहा है सप्लाई चेंज ही नहीं हुई है, कंप्लीटली चेंज नहीं हुई है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके। नाउ नेक्स्ट 245 का ये हुआ, ओके क्लियर है, फाइन। नाउ नेक्स्ट 246, वर्टिकल सप्लाई कर, वर्टिकल एक मिनट रुको, उस दिन जैसा गलती ना, वर्टिकल होता है ऐसा, हाँ वर्टिकल, वर्टिकल सप्लाई कर पैरेलल टू वाई एक्सिस implies that the elasticity of
सप्लाई इज वर्टिकल बन रहा है, यानी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, प्राइस चेंज हो रहा है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ES इक्वल टू 0। 246 का ए, 246 का ए। नाउ 247, इफ चेंज इन क्वांटिटी, ओके, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी है, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस है। तो व्हेन सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, सप्लाई क्या है, इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक यानी सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, मतलब सप्लाई ज्यादा चेंज होती है और प्राइस कम चेंज होता है। तो बताइए व्हाट इज द ट्रू। तो बेटा चेंज इन क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। अगर सप्लाई इलास्टिक है तो इट मींस दैट चेंज इन क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी इसका आंसर है बी, 247 का बी। नाउ 248, इफ चेंज इन क्वांटिटी, ओके ओके, इस बार सप्लाई को बोल रहा है इनइलास्टिक है। अगर सप्लाई इनइलास्टिक है इट मींस दैट चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस, यानी कि सी। 249, इस बार बोल रहा है रिलेटिवली इलास्टिक है, ये तो पहले से हो गया रिलेटिवली इलास्टिक, तो बेटा चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। ओके, क्वेश्चन में स्कैम है बच्चों, क्वेश्चन में स्कैम है। यहाँ रिलेटिवली इलास्टिक आ गया है और नीचे चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, फिर दिया है चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस इज लेस देन, एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा रिलेटिवली इलास्टिक, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक देना चाह रहा होगा। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, है ना। सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, वो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चों क्वेश्चन में हमको चेंज करने की जरूरत है। क्वेश्चन में यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक नहीं पूछ रहा है, हम एक काम करते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक को हटा के यहाँ पे कर लेते हैं परफेक्टली 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 इलास्टिक। ठीक है, हम कर लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब बताइए अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से। सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है इसका मतलब क्या है कि ओनली सप्लाई चेंज हो रही है, प्राइस इज नॉट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 0, यानी डी इसका आंसर होगा। ठीक है, वो रिलेटिवली इलास्टिक को हटा के वहां पे परफेक्टली इलास्टिक कर लेना, क्वेश्चन में दिक्कत था। नाउ 250, price is fallen by 20%, brings above 10% fall in price, प्राइस कम हुआ 20% से, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई 10% से। बताओ सप्लाई कैसी है, अच्छा सप्लाई कैसी, क्या आंसर क्या आएगा। ओके 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 ओके, देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 10%, चेंज इन प्राइस 20%, तो 10% अपॉन 20% कितना हुआ 1/2, यानी 0.5 इज योर आंसर। 250 का क्या आंसर है बी। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट इज 251। ओके, तो बच्चों 251 में बोल रहा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज डिमांड इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, अगर डिमांड बढ़ा, अगर डिमांड बढ़ा तो बताइए इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो बच्चों देखो इसमें आपको वही डिमांड का बना के वो करना पड़ेगा। देखिए ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, इक्विलिब्रियम आया यहाँ पर, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आया, ओनली डिमांड चेंजेस। किसमें चेंज आया, केवल और केवल डिमांड में। डिमांड क्या हुआ, डिमांड हो गया इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हुआ तो डिमांड के आगे की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आएगा नया वाला, यानी इस केस में आपको क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, सिंपल। तो इसका आंसर होगा 251 का बी। अगर आप लोगों ने मेरा मिसलेनियस लेक्चर गो थ्रू किया है तो आपको पता होगा ये बात कि मैंने उसमें आपको बताई थी, अगर डिमांड इंक्रीज होगा, अगर डिमांड कभी भी सप्लाई से ज्यादा है तो वहां पे आपका प्राइस भी बढ़ेगा और वहां पे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी वहां पे केवल और केवल क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, यस। नाउ 252, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज डिमांड इंक्रीजेस क्वांटिटी एट द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, क्वांटिटी क्या होती है, तो क्वांटिटी भी बढ़ती हुई हमने चेक किया, तो क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, इसका आंसर भी क्या है ए, इंक्रीजेस, 252 का ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 253, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल
एज डिमांड इंक्रीजेस, तो डिमांड इंक्रीज होता है तो बेटा हमने अभी देखा था कि क्वांटिटी भी बढ़ रही थी और प्राइस भी बढ़ रहा था, तो बोथ इंक्रीजेस, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ इंक्रीज, यानी इसका पहला ही ऑप्शन है ए, 253 का ए। नाउ 254, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, डिमांड डिक्रीज होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। अगर शक है तो देख सकते हो, हाँ इसी को समझ लो। मान लीजिए ये ओरिजिनल डिमांड कर था, डिमांड डिक्रीज हो गया ना, डिमांड डिक्रीज हो गया नीचे चला गया, तो मान लीजिए पहला वाला यहाँ पे था तो नया वाला, दोनों ही केसेस में आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ तो अदर 254 था ना हमारा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज डिमांड डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम प्राइस विल आल्सो डिक्रीज। नाउ 255, other things being equal as demand decreases quantity at the equilibrium price level it will also decrease, इसका भी 255 का भी दोनों में, अच्छा ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा था, नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो दोनों ही डिक्रीज होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ठीक है हुआ। अरे नाउ 255 किया हमने अभी, हाँ नाउ 256, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज डिमांड डिक्रीजेस, तो डिमांड डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ विल डिक्रीज, यानी इसका आंसर होगा आपका बी, 256 का बी। नाउ 257, विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस, सप्लाई कर्व दे रखा है, डिमांड फिर अब फिर से वही क्वेश्चन है, डिमांड डिक्रीज हो गया, अरे डिमांड डिक्रीज हो गया तो भैया ओवरऑल क्या होगा आपका, प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ विल डिक्रीज, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन है सी, एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। नाउ 258, अदर थिंग बीइंग इक्वल एज सप्लाई इंक्रीजेस, इस बार सप्लाई इंक्रीज हुआ तो मैंने बताया भी आपको, अभी बता दिया था, अगर सप्लाई बढ़ रहा है बच्चों तो उस केस में केवल और केवल क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस को आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे देखिए। तो देखते हैं कैसे सप्लाई इंक्रीज होगा, देखिएगा। ये अपना सप्लाई कर्व, ये अपना डिमांड कर्व, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अदर थिंग बीइंग इक्वल एज द सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीज कर रहा है ये, तो सप्लाई को इंक्रीज कर दो बच्चों, सप्लाई इंक्रीज होगी तो किधर जाएगी, इधर की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब देखो पहला वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, ओके, अभी नया वाला इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ पर, तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, आपका क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गया बट प्राइस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज, तो इसका आंसर क्या होगा कि प्राइस फॉल्स, ओके, प्राइस विल डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज, यानी इसका ए, और क्वांटिटी क्या हुआ था, इंक्रीज, ठीक है। नाउ 259, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज सप्लाई इंक्रीजेस, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, अभी हमने देखा वहां पे, ठीक है। 259 का 259 का ए। नाउ 260, other things being equal as supply increases तो क्वांटिटी विल इंक्रीज बट प्राइस विल डिक्रीज, तो देख लो कौन सा है, क्वांटिटी विल इंक्रीज प्राइस विल डिक्रीज, ये रहा डी, 260 का डी। क्लियर है बात, मैंने बताया आपको भी ग्राफ बनाए कैसे होगा, सॉर्टेड है सब, सॉर्टेड ही होगा शायद। नाउ 261, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज सप्लाई डिक्रीजेस, अब इस बार सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, तो देखो सप्लाई डिक्रीज हो रहा है ना, तो सप्लाई इंक्रीज में जो हो रहा था उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका अपोजिट, लाइक प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो इस बार प्राइस इंक्रीज होगा, और पिछली बार क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा था तो इस बार क्वांटिटी डिक्रीज होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ओके। चलिए, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज सप्लाई डिक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, 261 का बी। कैसे सर, कैसे इंक्रीज हो रहा है, आपने तो बोल दिया, हम मान कैसे लें आपकी बात पर, तो देखो बच्चों माननी तो पड़ेगी क्योंकि मैंने बोला, इसलिए मैं आपको शो कर देता हूं एक बार, ये सप्लाई, ये डिमांड, यहाँ पे था इक्विलिब्रियम,
अभी क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुआ, तो सप्लाई डिक्रीज हुआ तो पीछे चला जाएगा, पीछे, ये पीछे होता है। ओके, अब इस केस में बनाओ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी तो हुआ डिक्रीज और प्राइस हुआ इंक्रीज। कहा था मैंने, कहा था, मानते ही नहीं हो मेरी बात। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एज सप्लाई डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, यानी इसका आंसर है 261 का बी। नाउ 262, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एज सप्लाई डिक्रीजेस, एज सप्लाई डिक्रीजेस क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज, तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा, 262 का ए। एंड 263, other things being equal, as supply decreases equilibrium price and equilibrium quantity both increase। अरे इंक्रीज गलती से लिख दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ये इंक्रीज गलती से लिख दिया गया है, एक्चुअली ऐसा ये क्वेश्चन से यहाँ तक की है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एज सप्लाई डिक्रीजेस, तो सप्लाई डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, तो भैया क्वांटिटी विल डिक्रीज बट प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है, क्वांटिटी विल डिक्रीज बट प्राइस विल इंक्रीज, तो 263 का बी। Now 264, if increase in demand is greater than the increase in supply, then the equilibrium price, तो मैंने कहा था increase in demand greater than the increase in supply, याद है मैंने लेक्चर में बताया था कि कुल मिला के इम्पैक्ट क्या हो रहा है, डिमांड इज ग्रेटर देन दी सप्लाई। माना दोनों इंक्रीज हुए बट क्या हुआ, डिमांड ज्यादा बढ़ा, यानी बात क्या हुआ, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल रहा है, लास्ट में कंक्लूजन ये निकल रहा है कि डिमांड इज ग्रेटर देन दी सप्लाई, तो डिमांड इज ग्रेटर देन दी सप्लाई, जब भी ऐसा होगा तो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो यहाँ पे इसका आंसर है प्राइस विल, यहाँ पे तो सिर्फ प्राइस का पूछ रहा है, तो बच्चों प्राइस विल इंक्रीज। ओके, 264 का बी, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको याद हो तो। नाउ 265, if increase in demand is greater than the increase in supply, quantity will also increase, ए होगा इसका आंसर भी, quantity will also increase। Now 266, if increase in demand is greater than the increase in supply, then तो quantity and price both will increase, ठीक है, A, 266 का A। Now 267, अच्छा चाहो तो मैं उसका एक बार बता देता हूँ तुमको, बना के क्या है ना, बता देना चाहिए, डाउट नहीं रहेगा। ओके, अभी देखना क्या हुआ, क्या हुआ, डिमांड बढ़ा, अच्छा पहले पुराना वाला बना लें, ये पुराना वाला, यहाँ पे आ रहा है इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी क्या हुआ, अभी ऐसा हुआ कि प्राइस, डिमांड बढ़ गया, ये डिमांड, सप्लाई भी बढ़ गया, सप्लाई थोड़ा कम बढ़ा, पर सप्लाई को बढ़ाओ पर ज्यादा मत बनाना, थोड़ा ही बढ़ाना, तो सप्लाई मैंने बढ़ा दिया, डिमांड के कंपैरिजन में कम बढ़ाया है। अभी नाउ न्यू इक्विलिब्रियम विल अकर एट दिस पॉइंट, जहां नया डिमांड और नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी आप देखो, डिमांड इज ग्रेटर देन, एक मिनट, व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन, इफ डिक्रीज, नहीं डिक्रीज था क्या क्वेश्चन, एक मिनट रुको बच्चों, इफ इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, ओके, डिमांड कर्व का है मेरा, मैंने गलत बना दिया एक्चुअली, वो मैंने डिमांड कर्व को सप्लाई कर्व बना दिया, वही मैं देखूं मैंने ये क्या हो रहा है, वेट, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, एंड यहाँ पे हमारा पुराना इक्विलिब्रियम आ रहा था, ठीक है। अभी क्या हुआ, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ा, डिमांड डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, उल्टा बना दिया था मैंने पिछली बार, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, तो डिमांड कर्व आगे को जाएगा, आगे को, ठीक है, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व, फाइन, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व, एंड सप्लाई भी सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई को बढ़ाना पर थोड़ा कम बढ़ाना, डिमांड के कंपैरिजन में कम बढ़ाना, सप्लाई बढ़ा, ठीक है, दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व। नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, नया इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों इस वाले पॉइंट पे, ओके। नाउ यानी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुआ और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था। तो बच्चों जब यहाँ पे ओवरऑल इंपैक्ट ये देखो, अभी क्या है, डिमांड बढ़ रहा है बट डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई, से इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि डिमांड बढ़ा है, सप्लाई कम है, और जब भी डिमांड इंक्रीज होगा तब मैंने बताया क्या होगा, क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ विल इंक्रीज, ठीक है। चलिए नाउ 267, if decrease in demand
इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई देन द प्राइस। अभी क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, पर डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई कम डिक्रीज हो रहा है। मतलब इस बार केस में क्या हो रहा है, अगर इसका अल्टीमेट इंपैक्ट देखोगे तो सप्लाई सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है। हमने अभी भी देखा सप्लाई व्हेन ग्रेटर देन डिमांड होती है तो क्वांटिटी बढ़ता है बट प्राइस फॉल होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इन इफ डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन दी डिक्रीज इन सप्लाई देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल यानी डिक्रीज। 267 का ए, चाहो तो कर बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 268 द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज। अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए जो मार्केट होता है ना, हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए मार्केट होता है कौन सा होता है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, अनरेगुलेटेड या रेगुलेटेड। तो हम लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं, हम कहते हैं रिटेल शॉप से। तो हमारे लिए अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए जो मार्केट होता है उसका नाम क्या होता है, रिटेल मार्केट। ओके, 268 का बी। 269 विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इनमें से कौन सा एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यस इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोली, इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर। इंटेंस कॉम्पिटिशन, ये कौन सा होता है, ये नहीं है, तो डी इज द आंसर। ठीक है। 270 विच ऑफ दीज इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा एक मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, ओलिगोपोली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओलिगोपोली सीधी सी बात है, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर है सी, 270 का सी। नाउ 271 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स of competition is just a theoretical economic concept, not a realistic case where actual competition and trade take place। तो बताइए, नीचे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए इन चारों में से कौन सा जो है केवल एक theoretical एस्पेक्ट है जो हमको रियल लाइफ सिचुएशन में देखने को नहीं मिलता है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो बच्चों, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमको देखने को मिलते हैं, मोनोपोली भी हमको देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन जो है ना, ये एक तरह का बच्चों अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज कंज्यूमर को कभी भी क्या नहीं होगा, किसी भी प्रोडक्ट का परफेक्ट नॉलेज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा क्या है, एक तरीके का इमेजिनेटिव, ठीक है, अनरियलिस्टिक जो है मार्केट है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन 271 का सी। नाउ 272 272 फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज पॉसिबल। बताइए फ्री एंट्री और एग्जिट कहां पॉसिबल। अभी अभी समझ पड़ रहा है तुमको, कौन सा चैप्टर आ गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, नाउ फ्री एंट्री और एग्जिट इज पॉसिबल इन कौन से मार्केट में, मतलब शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, बोथ या नाइदर। फ्री एंट्री और एग्जिट, तो बेटा फ्री एंट्री और एग्जिट is possible only in long run. Entry or exit of new firms is possible only in long run. Okay, तो 272 का B। शॉर्ट रन प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। बताइए शॉर्ट रन प्राइस को क्या बोलते हैं। अभी सर आप बोलोगे सर हमको तो ये तो पता ही नहीं, आपने तो बताया नहीं। हाँ बेटा नहीं बताया था, तो बताया ना मैंने, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाने का। हाँ, तो शॉर्ट रन प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। सिमिलरली वो ये फ्री एंट्री और एग्जिट वाला भी नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था, बट स्टिल यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, कि अगर किसी नई फर्म को एंटर करना तो शॉर्ट रन में कैसे होगा, लॉन्ग रन में पॉसिबल है। ठीक है, नाउ शॉर्ट रन प्राइस, शॉर्ट रन प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, शोरूम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या नन ऑफ दीज। तो शॉर्ट रन प्राइस जनरली होता है बच्चा आपका मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए उसको शॉर्ट रन प्राइस ही बोलते हैं। 273 का ए। नाउ 274 द मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा क्लोजली रिसेंबल्स। बताइए फूड ग्रेन, सीरियल और वेजिटेबल का जो मार्केट होगा उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन या ओलिगोपोली। अभी देखो फूड ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये सब होमोजीनियस गुड्स है। ये सब क्या है, होमोजीनियस गुड्स है। अभी वेजिटेबल्स, मान लो सब्जी मंडी है, सब लोग सेम सब्जी बेचेंगे, आलू, कांदा, गोभी, लौकी वगैरह वगैरह। ठीक है, सारे के सारे सेम सब्जी बेचते हैं एक ही जगह पे, समझ रहे हो। तो इट इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस गुड्स है। तो होमोजीनियस गुड्स कौन से मार्केट में देखने को मिलता है, परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन। 274 का ए। क्लियर है। नाउ 275 रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। ठीक है, बी। 276 एयर ट्रेवल सर्विस इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल, एयर ट्रेवल सर्विस इंडस्ट्री इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। क्योंकि हमारे यहाँ एयर ट्रेवल इंडस्ट्री में बच्चों जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो बहुत कम है, बट हाँ ऑल आर वेरी बिग फर्म्स। ठीक है, तो एयर ट्रेवल सर्विस इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली।
276 का डी। 277 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस, ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस किस तरह का एग्जांपल है? क्या लगता है? परफेक्ट कंपटीशन नहीं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स तो नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं, उधर भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, मोनोपोली और ओलिगोपोली। मोनोपोली तो तब होता है जब एक ही प्रोड्यूसर हो, बट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा तो नहीं है, एक ही तो नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ओलिगोपोली, बिकॉज देर आर फ्यू फर्म्स, है ना, एंड ऑल आर वेरी बिग फर्म्स। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली, यानी कि डी, 277 का डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 278। नाउ नेक्स्ट 278 बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। ये बताइए बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की जो इंडस्ट्री है वो कौन सा एग्जांपल है? तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर कैसे? अरे बेटा सभी के सभी कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, बट सबका क्वालिटी, साइज, कलर, ब्रांड नेम डिफरेंट है, यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। कुल मिला के मैं बात करूं तो क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बच्चों कहां पाए जाते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यानी इसका आंसर क्या होगा? 278 का सी। आ रहा है रीजन समझ में? 279 एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट डिपिक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू। बताइए एग्रीकल्चरल गुड्स का मार्केट कौन सा होगा? तो एग्रीकल्चर गुड्स का मार्केट बच्चों सभी क्या करेंगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचेंगे, यानी सभी एक जैसा प्रोडक्ट बेचेंगे, यानी होमोजेनियस गुड्स बेचेंगे। होमोजेनियस गुड्स का मिलता है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। ठीक है, तो 279 का परफेक्ट कंपटीशन ए। क्लियर है ना बात? रीजन समझ रहे हो ना पीछे का? नाउ 280 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलिगोपोली? मोबाइल इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ऑटोमोबाइल या ऑल ऑफ दीज? कोल्ड ड्रिंक तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है। मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, तो इसका आंसर क्या है? ऑटोमोबाइल। हमारी कंट्री में तो ऑटोमोबाइल इज द बेस्ट एग्जाम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, नाउ 281 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन का इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तो होती हैं, आउटपुट ऑफ द फर्म्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर। होमोजीनियस गुड्स हैं तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो होते ही हैं। फर्म्स फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों कैसा बनता है डिमांड कर्व? परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं बनता। तो इस ये सी वाला गलत है। ओके, तो 281 का सी। नाउ 282 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ परफेक्टली, फिर से बताना इनमें से कौन सा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो लार्ज नंबर बायर सेलर्स तो होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट भी होता है, डी प्रेजेंस ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है? परफेक्ट मोबिलिटी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां पे लो होता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। नाउ 283 विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट? फिर से बताइए परफेक्ट कॉम्बिनेशन का कौन सा फीचर नहीं है? फ्री एंट्री एग्जिट है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज नहीं। हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट नॉलेज है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट करती है, तो बी इज द आंसर यहाँ पे, क्योंकि बोल रहा लैक, लैक नहीं, हम तो एज्यूम करके चलते कि परफेक्ट नॉलेज होती है। नाउ 284, अरे यार ये क्या है? 284 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है? नहीं है। ऑल द सेलर्स सेल एट द सेम प्राइस, ये तो है बच्चों, सेल करते हैं सेम प्राइस पे। ऑल द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस, ये भी है। कस्टमर हैविंग नो बार्गेनिंग पावर, या कस्टमर हैव नो परचेजिंग पावर? बताइए बेटा, बार्गेनिंग पावर तो होती है कस्टमर के पास, क्योंकि इस तरह के मार्केट में प्रोड्यूसर जो होता है वो प्राइस टेकर होता है। ठीक है, तो कस्टमर हैव दी बार्गेनिंग पावर। तो कुल मिला के इसका आंसर है डी, कस्टमर हैव नो परचेजिंग पावर। अगर कस्टमर के पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगा तो बताओ खरीदेगा कैसे? तो डी इसका आंसर है 284 का। 285 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परफेक्ट कंपटीशन इज फॉल्स? बताइए इसमें से कौन सी कही गई बात गलत है परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग में? ठीक है, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। सर कैसे? हमको क्या पता? अरे बेटा
मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में तीनों सेम होते हैं, लिख लो। डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व तो सेम होता है, बताया मैंने आपको मिसलेनियस लेक्चर में। अब ये बात ध्यान रख लो, गांठ बांध लो, क्या कि इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड रेवेन्यू कर्व तीनों इक्वल होते हैं और तीनों का कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा था मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, बेटा हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। इन दी शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज, ये भी सही बात है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है, फिर तभी तो नाम फिक्स्ड है। द फर्म बिकम्स अ प्राइस टेकर एंड प्राइस टू अचीव इक्विलिब्रियम, हाँ फर्म इज अ प्राइस टेकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये पढ़ा है हमने। मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन द प्राइस, नहीं अभी तो हमने बोला मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, डिमांड का तीन इक्वल होता है, तो ये फोर्थ जो कथन है गलत है, तो फोर्थ इज डी इज योर आंसर, ओके। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस सेम ही होते हैं इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। 286 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर, प्राइस टेकर का इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, ओके फाइन, दिस इज फाइन। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, दिस इज ऑल्सो फाइन, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल ही होता है। अरे एक जो कमोडिटी का प्राइस है उसको मैं जो प्राइस है जो बेचूंगा उतना ही तो मेरे को रेवेन्यू रिसीव होगा, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर, यस इसका नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर नहीं होता, इसका डिमांड कर तो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसका आंसर क्या है, सी, इसका आंसर क्या है, सी। Now 287 price seeking firms, that is firms that operate in a perfectly competitive market, are said to be small relative to the market. Which of the following best describe the smallness? हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ फर्म्स होती है ना इसमें मार्केट में ज्यादा होती हैं, तो नंबर ऑफ फर्म जो होती है, मतलब फर्म्स जो होती है इस तरह के मार्केट में वो क्या होती है, स्मॉल होती हैं। स्मॉल का मतलब क्या है बताइए, कि द इंडिविजुअल फर्म मस्ट हैव फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉइज, द इंडिविजुअल फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, the individual firm has assets of less than 20 lakh, या the individual firm is unable to affect market price। तो बेटा ऊपर तीन जो कंडीशन है तीनों ही कुछ नहीं है, तीनों ही बकवास है, कोई पैसे का लिमिट नहीं दिया है, कोई एम्प्लॉयज का लिमिट नहीं दिया है, सीधा सा रीजन ऐसा है। स्मॉल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो क्या नहीं कर सकती, मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, इट कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि स्मॉल फर्म। तो इसका आंसर है आपका डी, दैट कि द इंडिविजुअल फर्म इज अनेबल टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस। 288 a market in which a single seller is required for efficient production, single seller monopoly, बात ही खत्म। इस कॉल्ड, अच्छा इसमें नेचुरल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, कॉन्स्टेटेबल मार्केट या लीगल, अभी मोनोपोली भी दो दे रखे हैं, नेचुरल या लीगल, बताइए कौन सा हो सकता है। अ मार्केट इन विच अ सिंगल सेलर इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन, एफिशिएंट मतलब यहाँ पे क्या है, मोनोपोली था नहीं बट आपने उसको एक्सक्लूसिवली राइट दिया कि हाँ तू ही कर, तो ऐसा एक्सक्लूसिव जो राइट जो ऑप्ट-इन किया जाता है रिगार्डिंग दी मोनोपोली, वो ऑप्ट-इन करते हैं अपन लॉ के थ्रू, ठीक है, लाइक अपन ने पेटेंट ले लिया, समझ रहे हो ऐसा कुछ, तो इसका आंसर है लीगल मोनोपोली, ओके। और जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से हमको मिलता है दैट इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली, ओके। जैसे कश्मीर के एप्पल्स, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, नागपुर के ऑरेंजेस, तो वो उस लोग वो उधर ही मिलेंगे, तुमको कहीं और मिल नहीं सकते, वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो दैट इज नेचुरल मोनोपोली। बट ऐसा ना कि मेरा एक स्टेट है, मैंने क्या करा, मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया कि भैया इस चीज का प्रोडक्शन सिर्फ मैं करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, किसी और को करना तो उसको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप मोनोपोली क्रिएट करते हो खुद से लॉ की मदद से, तो दैट इज नोन एज लीगल मोनोपोली, ओके। समझ में आई बात, इसलिए अभी समझा रहा हूँ पूरा, ये मत बोलना कि बता नहीं था, ये चीजें चैप्टर में गिवन नहीं होती है, जब ये चीजें जब क्वेश्चन कर रहे तो ही सामने आती हैं, तो इसलिए इतना डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में लीगल मोनोपोली और नेचुरल मोनोपोली, फाइन, तो इसका आंसर क्या होगा, लीगल मोनोपोली। Now 289, if the electricity market is a natural monopoly, okay, it is preferred to have a single producer rather than several small producers because, क्यों, because marginal cost is maximized, marginal revenue is maximized, average total cost is minimized या profits are maximized। बेसिकली जो मोनोपोली क्रिएट की आती है बच्चों किस लिए की आती है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी इसका आंसर है सीधा सीधा, कुछ क्वेश्चन में बाकी कोई सेंस नहीं है, इतना सा देखो मोनोपोली है तो मोनोपोली का मेन मोटिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, यानी डी, ठीक है, मोनोपोली प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, 289 का डी। 290 बाय इम्परफेक्ट मोनोपोली वी मीन, अभी ये इम्परफेक्ट मोनोपोली क्या होती है अभी बताते हैं बच्चों, क्यों चिंता करते हो। एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, एक मिनट, ए वाला ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं मैंने,
It is possible to substitute the monopolized product with another monopolized product. The amount of output produced is very small, या none of the above. देखो बच्चों, इम्परफेक्ट मोनोपोली का क्या मतलब होता है? इम्परफेक्ट मोनोपोली तब कही जाती है बच्चों जब आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट कर जाए। बेसिकली मोनोपोली क्रिएट ही तब होती है जब आपके जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। बट आपके प्रोडक्ट का अगर कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है या सब्स्टिट्यूट बन सकता है तो इन दैट केस को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट मोनोपोली बोलते हैं। तो इसका आंसर है सीधा सीधा ए, दैट इट इज पॉसिबल to substitute the monopolized product with the new या with another monopolized product। ठीक है, 290 का A। 291 अंडर मोनोपोली ईच फर्म्स कंट्रोल ओवर, अच्छा मोनोपोलिस्ट का कैसा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर? फुल कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर क्या है? फुल एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी 291 का B। 292 इन केस ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट व्हाट पॉइंट डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस? बताइए सेलिंग प्राइस कैसे निकालता है? एक मोनोपोलिस्ट जो है जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है वो अपना सेलिंग प्राइस कैसे निकालता है? पहला, वे पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज रेवेन्यू, पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इक्वल्स एवरेज रेवेन्यू, या पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू? बताइए क्या होगा? मैक्सिमाइजिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। तो अभी ये भी बच्चों आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, डोंट वरी, मैं पता है ये नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ आपको। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आप लोगों ने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसका साइंस थी बेटा, गौर ना फरमाइएगा, आप सिर्फ सुन लीजिए, ओके। हाँ, 12th क्लास में आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, और उसको निकालने का तरीका क्या था? MR इक्वल्स टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, वेयर MR इक्वल्स टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ओके, नाउ 293 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है क्वेश्चन बेटा, तो साइंस वालों चिंता मत करो। नाउ 293 अंडर मोनोपोली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आती है मोनोपोली? मैंने बताया था ये आपको, मिसलेनियस सेक्शन में बताया मैंने आपको कैसी होती है। निल, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक बोले तो इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक या इन्फिनिटी। तो मैं बताता मोनोपोली के केस में कैसा होता है? लेस इलास्टिक, यानी कि इनइलास्टिक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ प्री रिक्वेस्टेड फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या होना जरूरी है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझते हो? मोनोपोलिस का एक फेमस कैरेक्टरिस्टिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द सेम कमोडिटी। तो बताइए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे कौन सा चीज सही डिपिक्ट कर रहा है? डिविजिबिलिटी ऑफ मार्केट इनटू सेगमेंट, या नो स्कोप ऑफ रीसेल बिटवीन सेगमेंट, या डिफरिंग इलास्टिसिटी इन वेरियस मार्केट सेगमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? व्हिच ऑफ दिस इज अ प्री रिक्वेस्टेड फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इनमें से क्या एक चीज जरूरी है? डिविजिबिलिटी ऑफ मार्केट इनटू सेगमेंट्स, या नो स्कोप ऑफ रीसेल बिटवीन सेगमेंट्स, या डिफरिंग इलास्टिसिटी इन वेरियस मार्केट सेगमेंट्स? बताइए कि मार्केट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी क्या होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा मेरे लिए पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इस तरह कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस में बेचना है, इस तरह कंज्यूमर को कम प्राइस में बेचना है। समझ लो, नो स्कोप ऑफ रीसेल, रीसेल का कोई स्कोप होता नहीं है मोनोपोली में, क्योंकि आई एम द ओनली सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। एंड डिफरिंग इलास्टिसिटी इन वेरियस मार्केट सेगमेंट, और अलग अलग मार्केट सेगमेंट में क्या करना? इलास्टिसिटी को वेरी कर सकता है। तो मोनोपोलिस्ट कैन वेरी दी इलास्टिसिटी अमंग द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। तो बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी, 294 का डी। नाउ 295 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन विच मेक्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? बताइए इनमें से किसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप सुन लो, सेम कमोडिटी के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। So the market must be divided into sub-market with different price elasticities. Yeah, there has to be an effective separation of the sub-markets. Size of the sub-market should be very large, या both A and B. देखिए, मार्केट को मैं क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आप सब मार्केट्स बना सकते हो। अभी हमने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना प्री रिक्वेस्टेड, तो उसमें भी हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी मार्केट पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है कि जो ए ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही है कि द मार्केट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सब मार्केट्स विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज। ठीक है, एंड बी, देयर हैज टू बी एन इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ द सब मार्केट्स। तो इफेक्टिव सेपरेशन यानी कि सेपरेशन उनका पॉसिबल होना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल सही बात, ए और बी दोनों ही पॉसिबल है इस केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो योर आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नाउ 295 बैरियर्स टू एंट्री लाइक डैश allows the monopolist to charge a price much below
than the price of new entrant, thereby driving the new entrant out of the business. अभी क्या होता है ना, न्यू जो फर्म्स हैं, नई फर्म्स एंट्री नहीं कर पाती इस तरह के मार्केट में, ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री लाइक, तो इनमें से कौन सा एक रीजन है इसकी वजह से वो बैरियर रहता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो बेटा मोनोपोलिस्ट का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सी। 297 एक्सेस कैपेसिटी is the essential characteristic of the firm in the market form of एक्सेस कैपेसिटी कौन से तरह का, मतलब कौन से मार्केट का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोपोली का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, परफेक्ट कंपटीशन का या ओलिगोपोली का? बताइए। एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी बच्चों, तो बच्चों एसेंशियल कैपेसिटी, सॉरी, एक्सेस कैपेसिटी इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, excess capacity is the essential characteristic of the monopolistic competition, क्योंकि यहाँ पे फर्म्स के अंदर टेंडेंसी रहती है कि वो इतनी बड़ी फर्म्स होती है, दे कैन प्रोड्यूस एन एक्सेस, ओके, वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती हैं। तो इसका आंसर तुम्हारा बी, 297 का बी। नाउ 298 अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन अ फर्म, बताइए क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इनमें से क्या होगा? इन द लॉन्ग रन विल ऑलवेज बी अ ऑप्टिमल फर्म, विल नेवर बी एन ऑप्टिमल फर्म, मे और मे नॉट बी एन ऑप्टिमल फर्म, या विल लीव द इंडस्ट्री। देखिए, ऑप्टिमल फर्म का मतलब है एक ऐसी फर्म होगी जो क्या कर रही होगी, प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो बेटा यस, अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इन द लॉन्ग रन कैन अर्न प्रॉफिट, तो इसका आंसर है यस, इट विल ऑलवेज बी अ ऑप्टिमल फर्म, ए, 298 का ए। अभी थोड़ा क्वेश्चन अलग है, मानता हूँ ये थोड़े क्वेश्चन अलग चल रहे हैं, थोड़े जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके उनसे थोड़े हट के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुमको पता चल जाए, नो इशू, ठीक है। नाउ 299 नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इज इन पॉपुलर सेंस कॉल्ड, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन कहाँ पे होता है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होता है, तो पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, सी। नाउ 299 का सी था। नाउ 300 Which of these does not apply to monopolistic competition? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इनमें से क्या नहीं होता है? सिंपल क्वेश्चन है। लार्ज नंबर बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्राइस कंपटीशन नहीं होता वहां पे क्योंकि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नाउ 301 Which of these does not apply to monopolistic competition? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, लार्ज नंबर बायर्स होते हैं, सिंगल सेलर नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल सेलर होते हैं, इसका आंसर है डी। 302 Which of the following is not a feature of monopolistic competition का इनमें से क्या एक फीचर नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, नॉन प्राइस कंपटीशन है, तो आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। नाउ 303 Which of the following is not a characteristic feature of monopolistic? फिर से अगेन वही, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? मैनी बायर्स एंड सेलर्स है बेटा। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते यहाँ पे, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते यहाँ पे, बल्कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसका आंसर है बी। नाउ 304 ओलिगोपोली, अंडर ओलिगोपोली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, बताइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैसी होती है? हमने पढ़ा है मिसलेनियस लेक्चर में, ओलिगोपोली में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है बच्चों? तो बताइए कैसा होता है ओलिगोपोली में, इलास्टिसिटी कैसे होती है? मैंने एक बात याद है, मैं बताता प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है हमको ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में थे, प्राइस रिजिडिटी मिसलेनियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यानी एक फर्म ने अपना प्राइस चेंज किया, दूसरी फर्म भी क्या कर लेगी? प्राइस चेंज कर लेगी। अगर दूसरी फर्म ने प्राइस चेंज करा तो कंज्यूमर विल नॉट शिफ्ट इज डिमांड टू द अदर कमोडिटी, तो ऑल यहाँ पे प्राइस चेंज हो सकता है बट डिमांड विल नॉट चेंज। यानी इस तरह के मार्केट में जब इलास्टिसिटी और डिमांड होता है वो कैसा होता है? इन इलास्टिक, ठीक है, कैसा होता है? इन इलास्टिक, यानी इसका आंसर होगा आपका लेस इलास्टिक, यानी कि बी। 304 का बी। नाउ 305 अंडर ओलिगोपोली द फर्म्स डिमांड कर्व इज, डिमांड कर्व कैसा बनता है ओलिगोपोली में? किंग्ड डिमांड कर्व बनता है, ठीक है, किंग्ड, डी। 306 oligopoly is the market form from in which there are many sellers, नहीं, one seller, नहीं, few sellers and many buyers, यानी 306 का C। Now 307 which of the following most closely approximates the definition of an oligopoly? इनमें से बताइए oligopoly क्या, कौन बताता है? टोबैको इंडस्ट्री,
व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, राइस प्रोड्यूसर्स या रेडीमेड गारमेंट्स? तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल जो हमारा इंडस्ट्री है वो ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, 307 का बी। नाउ 308, प्योर ओलिगोपोली इज वन वेयर? प्योर ओलिगोपोली क्या होती है? जहां पे क्या मिलता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, याद है हमने मिसलेनियस लेक्चर में देखा था। तो देयर आर मेनी सेलर्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, या फ्यू सेलर्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस? तो यस, देयर आर फ्यू सेलर्स हु आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये होती है हमारी प्योर ओलिगोपोली। ठीक है, सी इज द आंसर। नाउ 309, oligopolistic industries are characterized by a few dominant firms and substantial barriers to entry, a few large firms and no entry barriers, a large number of small firms and no entry barriers, या one dominant firm? तो इसका आंसर है a few dominant firms होती है उस मार्केट में, इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन पे एंट्री होता है, यानी 309 का आंसर है ए। नाउ 310, 310, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ किंग्ड डिमांड कर्व कैन बी सीन? तो ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व हमको देखने को मिलता है, बात ही खत्म। 310 का डी। नाउ 311, विच ऑफ दीज डज नॉट अप्लाई टू ओलिगोपोली? ओलिगोपोली का इनमें से क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फ्यू सेलर्स, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। इंटरडिपेंडेंसी भी होती है। ओनली वन बायर, ये तो गलत है बेटा, ओनली वन बायर थोड़ा होता है, तो इसका आंसर है सी, 311 का सी। नाउ 312, व्हाट डज द किंग डिमांड कर? किंग डिमांड कर एक्सप्लेन क्या करता है? ठीक है, हमने कहा डिमांड कर किंग होता है, किंग का मतलब क्या? प्राइस डिफरेंशिएशन अदर देन प्राइस कंपटीशन, राइवलरी रिएक्शंस इन एन ओलिगोपोली, नन ऑफ द अबव? बताइए क्या इसका आंसर है, बताइए क्या हो सकता है इनमें से? प्राइस डिफरेंशिएशन, प्राइस डिफरेंशिएशन तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक ऑप्शन है। अदर देन प्राइस कंपटीशन, वो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक फीचर है। राइवलरी रिएक्शन ऑन ओलिगोपोली, याद करो ऐसा कुछ बताया था मैंने कि इसमें ऐसा होता है एक फर्म अपना प्राइस चेंज करती है, दूसरी फर्म भी उसको देख के प्राइस चेंज कर लेती है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी होता है ना ऐसा? यस, तो राइवलरी रिएक्शन ऑन ओलिगोपोली इज द आंसर, इसका आंसर है सी, 312 का सी। नाउ 313, अ फर्म हैविंग अ किंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट if the firm increases the price, competitive firms reduce the price. If the firm increases the price, competitive firms also increase the price. If the firm reduces the price, the competitive firm do not reduce or will reduce. If the firm reduces the price, competitive firm do not reduce the price. या if the firm increases the price, competitive firm do not increase the price. बताइए किंग डिमांड का इनमें से क्या सही सही बताता है? वैसे तो ऐसा होता है कि अगर फर्म अपना प्राइस डिक्रीज करती है तो अदर फर्म भी क्या कर लेती है? प्राइस डिक्रीज कर लेती है। ठीक है, तो भैया सी तो आंसर नहीं है क्योंकि वो वाला डू नॉट रिड्यूस द प्राइस। तो ए, बी या डी? इफ फर्म इंक्रीजेस द प्राइस, कॉम्पिटिटिव फर्म रिड्यूस द प्राइस, ऐसा होगा? या इफ द फर्म इंक्रीजेस द प्राइस, द कॉम्पिटिटिव फर्म आल्सो इंक्रीज द प्राइस, या इफ द फर्म इंक्रीज द प्राइस, कॉम्पिटिटिव फर्म डू नॉट इंक्रीज द प्राइस? समझो, मैंने अगर प्राइस बढ़ाया तो बताओ क्या मेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भी प्राइस बढ़ा देगी क्या? बताइए क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? क्योंकि क्या है ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, राइवलरी रिएक्शन इन ओलिगोपोली हमने देखा कि एक हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है? बताइए। अभी देखो हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी तो, बट मैंने अपना प्राइस बढ़ाया तो बताओ सामने वाली फर्म भी अपना प्राइस बढ़ा देगी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन हाई है ना, वो उसने प्राइस बढ़ा तो बढ़िया, मेरे लिए तो फायदा है। अब उसका कंज्यूमर किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरी कमोडिटी का प्राइस कम है। तो आई विल नॉट इंक्रीज द प्राइस अगर सामने वाली फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो इसका आंसर होगा डी, कि इफ द फर्म इंक्रीजेस द प्राइस, द कॉम्पिटिटिव फर्म डू नॉट इंक्रीज द प्राइस। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे एडवांटेज होगा प्राइस का। नाउ 314, द किंग डिमांड का हाइपोथेसिस इज डिजाइंड टू एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली। किस चीज को बताता है ये बताता है आपकी प्राइस रिजिडिटी को, क्योंकि इसने प्राइस कम किया तो मैं भी प्राइस कम कर लूंगा। तो भैया इस तरह की प्राइस चेंज ही मत करो, तो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है ये। ठीक है, 314 का आंसर है बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन 315, द किंग डिमांड का मॉडल assumes that price elasticity of demand is what? Is higher for a price increase than for a price decrease, is lower for a price increase than for a price increase, is perfectly elastic for a price increase, perfectly elastic for a price decrease, is perfectly elastic। देखो बच्चों, इसमें ऐसा है कि किंग डिमांड कर्व को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे तो ऐसा रहता है कि एक फर्म तो क्या करेगा, अपना प्राइस बढ़ा देगा मान लो, तो दूसरी फर्म अपना प्राइस सेम रखेगा, तो जिसने अपना प्राइस बढ़ाया होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो बेटा यहाँ पे ऐसा रहता है कि इन केस ऑफ किंग डिमांड का, इन केस ऑफ ओलिगोपोली, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है ना, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है तो उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, हाई रहता है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन प्राइस। क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज किया तो दोनों ही फर्म प्राइस डिक्रीज कर लेंगी तो वहां पे डिमांड में चेंज नहीं आएगा। बट क्या है ना, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो केवल एक ही फर्म प्राइस इंक्रीज करेगी, और जिसने प्राइस इंक्रीज करा उसकी डिमांड तो क्या रहेगी, झट से डिक्रीज हो जाएगी। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड इलास्टिक रहती है यहाँ पे, और जब प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड रहती है वो क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, यानी इज हायर, यानी इलास्टिक डिमांड इज हायर व्हेन प्राइस इंक्रीज एंड देन, मतलब देन फॉर अ प्राइस डिक्रीज। इसके कहने का मतलब वही है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है इलास्टिसिटी कम रहती है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1 के कुछ 300+ MCQ जो हमने यहाँ पे करे साथ साथ बैठ के, और हमारा चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा आपको कोई दूसरा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। और स्टिल तो वो किसी मेरे को डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हो आसानी से, मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है। कुछ जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस के बाहर थे मैंने वो उसको भी अच्छे से डिस्कस कराए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन वापस समझ लो, फिर से बता रहा हूँ। प्राइस इंक्रीज होगा तो एक ही फर्म अपना प्राइस बढ़ाएगी, तो उसका जो कंज्यूमर है किसके पास चला जाएगा, जिसका प्राइस कम है। तो यानी उसका कंज्यूमर अगर प्राइस कम वाली के पास चला गया तो उसकी डिमांड तो कम हो गई। यानी जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो प्राइस इलास्टिक था, बट जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या करती है, दोनों फर्म प्राइस डिक्रीज कर लेती है, तो किसी की भी डिमांड में चेंज नहीं आता है, यानी वहां पे इलास्टिसिटी कैसी रहती है, लेस इलास्टिक। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है ना तो इलास्टिसिटी हाई होती है, और प्राइस घटता है तो इलास्टिसिटी की क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, ऐसा। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 के कुछ एमसीक्यू जो हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। अब बच्चों मिलेंगे सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज में जो हमने हैं हमारे नेशनल इनकम के। ठीक है, चलिए, थैंक यू।